तो बच्चों सुप्रभात। आज हम लोग नागार्जुन की कविता यह दंतुरित मुस्कान पढ़ेंगे। 2 दिन तक हम लोगों ने नागार्जुन का परिचय पढ़ा। हम लोगों ने जानकारी हासिल की कि नागार्जुन वामपंथी कवि तो थे ही, प्रगतिवादी, जिसे प्रगतिवादी कहते हैं, प्रगतिवादी कवि तो थे ही। प्रगतिवाद के साथ साथ उन्होंने नई कविता में अपने को आजमाया, और आजमाया ही नहीं, पूरी सफलता मिली। एक और जहाँ पर उनकी प्रकृति परक कविता है, जीवन के मूल्यों से संबंधित कविता है, पारिवारिक प्रेम से संबंधित कविता है, वर्षा और बसंत पर कविता है, वहीं दूसरी ओर उनका व्यंग्य। तो कहा जाता है कबीर के बाद सबसे बड़े व्यंग्यकार रहे हैं। कबीर और भारतेंदु के बाद उनका व्यंग्य सबसे पहला व्यंग्य है। लेकिन यहाँ पर नागार्जुन की जो कविता है, यह दंतुरित मुस्कान, यह बच्चों के प्रेम से संबंधित है, वात्सल्य रस से संबंधित है। जैसा कि आपको सूरदास को पढ़ाते वक्त यह बताया गया था कि सूरदास प्रायः दुनिया के सबसे बड़े वात्सल्य रस के कवि हैं। तो यहाँ पर नागार्जुन की यह कविता वात्सल्य रस से ओतप्रोत है। तो यहाँ पर देखें इस कविता को, यह दंतुरित मुस्कान। सबसे पहले इस कविता का वाचन करें, कविता को पढ़ें, फिर इसके एक एक अनुच्छेद पर ध्यान देंगे, उसके अर्थ पर विचार करेंगे। तो कविता है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर ही तुम्हारा प्राण पिघल कर जल बन गया, होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े, शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो आंख लूं मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी मान माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, अंगुलियां माँ की कराती रही है मधुपार्क। देखते तुम इधर कनकी मार, और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तो इसमें कह रहे हैं नागार्जुन बच्चों को कह रहे हैं कि नया नया नवजात शिशु है, और नवजात शिशु बच्चों एक बिंब होता है। बिंब को इमेजिन कहते हैं। बिंब सबसे बड़े बिंबवादी बिंब, जैसे भारतीय साहित्य में साहित्य का मापदंड रस है, अलंकार है, ध्वनि है, वक्रोक्ति है, उसी प्रकार पश्चिमी साहित्य का मापदंड बिंब है, प्रतीक है, मनोविज्ञान है। ये सब पश्चिमी साहित्य का मापदंड है। तो बच्चों यह जो कविता है, यह दंतुरित मुस्कान, इस कविता में बिंब को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया है। कह सकते हो कि इस कविता के शीर्षक में ही व्यंग्य है। जैसे यह दंतुरित मुस्कान, दंतुरित मुस्कान जब कहते हैं तो हमारे सामने एक नन्हा सा हंसता हुआ बच्चा, जिसके 2-3 दांत मात्र अभी तक निकल आए हैं, उसकी तस्वीर, उसका चित्र सामने आता है। तो यह बिंब से कविता के शीर्षक की ही शुरुआत होती है। दुनिया के सबसे बड़े बिंबवादी थे एजरा पॉन्ड। उनका कहना था कि किसी सुंदर कविता की रचना करने से, लंबी कविता की रचना करने से बेहतर है कि एक सुंदर सा बिंब विधान कर दें, बिंब की रचना कर दें। तो कविता का आरंभ बिंब से ही होता है। यह भी समझ लो कि यह कविता, यह दंतुरित मुस्कान नागार्जुन के बड़े पुत्र शोभाकांत, जो यहाँ पर नागार्जुन के कार्यक्रम में आए भी थे, उनके जन्म पर नागार्जुन ने
नागार्जुन को बाबा भी कहते हैं। बाबा ने रचना की थी। जब पहली बार घर आए और नवजात शिशु न कहें, ऐसे शिशु जिनके 2-2 दांत निकल आए हैं, उस शिशु को देखा तो उनसे रहा नहीं गया और कविता की धारा निकल पड़ी, कविता फूट पड़ी और उन्होंने इस कविता की रचना की और कहा कि तुम्हारी यह दंतोरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि कह रहे हैं कि तुम्हारी यह दंतोरित मुस्कान जो है, ऐसी मुस्कुराहट जिस मुस्कुराहट में दांत दिखाई पड़े, बड़ा ही खूबसूरत, मैंने कहा है बिंब की बात, तो जैसे लग रहा है कि हमारे सामने में हमारी आंखों से थोड़ा हटकर एक नन्हा सा बच्चा हंस रहा है, जिसके दांत भी छोटे छोटे दुधिया दांत, खूबसूरत दांत दिखाई पड़ रहे हैं। तो नागार्जुन कह रहे हैं कि तुम्हारी यह दंतोरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। ऐ बस, तुम्हारी यह दंतोरित मुस्कान जो है वह मृतक में भी डाल देगी जान, वह मृतक में भी जान डाल देगी। मृतक में जान डाल देगी मतलब सामान्य अर्थ नहीं लगाया जाता है कविता में। कविता में 3 तरह के जो अर्थ होते हैं, अभिधा, लक्षण, व्यंजना। तो अभिधा से तो सामान्य अर्थ, सतही अर्थ, यहाँ पर सतही अर्थ से काम नहीं चलेगा, अर्थात मृतक में जान डाल देगी। मृतक का अर्थ मृतक नहीं लगाओगे, जो मरा हुआ है वह इस मुस्कान को देखकर, खिलखिलाहट को सुनकर जिंदा नहीं होगा, अपितु जो मृतक समान है, चेतना शून्य जैसा हो गया है, भावना रहित है। भावना न हो तो वह मृतक ही है, खुशी न हो, प्रसन्नता न हो तो वह मृतक ही है। तो जो भावना शून्य है, भावना रहित है, कवि नागार्जुन कह रहे हैं कि ऐ वत्स, तुम्हारी जो यह दंतुरित मुस्कान है, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान को देखकर मृतक भी क्या हो जाएंगे, उसमें भी जान आ जाएगी, उसमें भी चेतना आ जाएगी, वे भी खिल उठेंगे, वे भी फूल उठेंगे, खुश हो जाएंगे, आनंद विभोर हो जाएंगे। तो यह पंक्ति का अर्थ होगा कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूलि धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। बच्चों, धूलि धूसर का अर्थ है धूल में सना हुआ। धूलि धूसर का अर्थ क्या होगा? धूल में सना हुआ, जिसके शरीर में धूल लगे हों। अभी न सीमेंट की बात हो गई, घर की बात हो गई, टाइल्स और मार्बल की बात हो गई। गांव घर में छोटे छोटे बच्चे मिट्टी में खेलते रहते थे, लेटाए रहते थे, धूल धूसरित रहते थे। तो कवि कह रहे हैं कि धूल धूसर ये तुम्हारे गात। गात का अर्थ होता है शरीर। गात मतलब शरीर। जो तुम्हारा यह धूल धूसरित शरीर है, धूल धूसरित काया है, तो धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जैसे लग रहा है कि तालाब को छोड़कर, पोखरा को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। मेरी झोपड़ी में, मेरे घर में, उस समय में तो झोपड़ी ही थी, अब भी गांव घर में कुछ झोपड़ी है, लेकिन हाँ, बड़े पैमाने पर पक्के घर भी बन रहे हैं, ईंट के घर भी बन रहे हैं, लेकिन उस समय में तो झोपड़ी ही झोपड़ी थी। तो छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जैसे लग रहा है कि तालाब को छोड़कर, जैसे लग रहा है कि पोखरा को छोड़कर कमल कहाँ खिलते हैं? तालाब में। कमल कहाँ खिलते हैं? जल में। इसलिए कमल को यहाँ पर, कमल का पर्यायवाची जलजात है। जल से, जात मतलब उत्पन्न, जल से उत्पन्न। हाँ, ध्यान दोगे, जल से तो कई एक चीज उत्पन्न होते हैं। मछली भी जल से निकलती है, कछुआ, अन्य जीव जंतु। लेकिन जैसे तुम शब्द पढ़ोगे तो 3 तरह के जो शब्द हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो यहाँ पर जलजात इसके कमल के लिए ही रूढ़ है, कमल के लिए ही, उसका अन्य अर्थ नहीं लगाओगे।
जलजात का अर्थ तुम कमल ही लगाओगे, अन्य अर्थ अनुचित हो जाएगा। जैसे मृग, पहले के समय में मृग का अर्थ होता था हिरण। मृग मतलब हिरण मुख्य रूप से जंगली जीव जंतु, जंगली जानवर, लेकिन अब मृग का क्या अर्थ हो गया है, तो हिरण हो गया। वैसे जलजात का अर्थ हमेशा कमल ही होता है। पंकज मतलब कमल, जलोरु मतलब कमल, जलजात मतलब कमल। तो छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, जैसे लग रहा है कि तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में जलजात खिल रहे हों, कमल खिल रहे हों। देखो कितना सुंदर प्रयोग है कि बच्चे का जो धूल धूसरित शरीर है, कमल का एक नाम पंकज है, जलजात का एक नाम पंकज है। पंक कहते हैं कीचड़ को, कीचड़ से निकला हुआ। तो यहाँ भी बच्चा का जो शरीर है धूल धूसरित है। कवि कह रहे हैं कि जैसे तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में कमल खिल गया हो, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, मेरी झोपड़ी में कमल खिल गया हो। परस पाकर ही तुम्हारा प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। परस पाकर, परस कहते हैं स्पर्श, ओ मेरे प्राण परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, ओ मेरे वत्स तुम्हारे स्पर्श को पाकर, तुमने जो मुझे स्पर्श किया, तुमने मुझे जो छुआ, तुम्हारे स्पर्श को पाकर, परस स्पर्श, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। जो मैं कठिन पाषाण की तरह था, पत्थर की तरह था, पत्थर की तरह कठोर था, संवेदन शून्य था, भावना रहित हो गया था, लेकिन तुम्हारे स्पर्श को पाकर, तुम्हारी मुस्कुराहट को पाकर जैसे मैं पिघल कर जल बन गया, पिघल कर अत्यंत कोमल हो गया, मुलायम हो गया। मुलायम की जब हम तुलना करते हैं तो जल से करते हैं, मोम से करते हैं। तो वही कवि कह रहे हैं कि ओ वत्स तुम्हारे परस को पाकर, तुम्हारे स्पर्श को पाकर मैं जो कठिन पाषाण बन गया था, भावना रहित हो गया था, संवेदन शून्य हो गया था, वह मैं जल की तरह मुलायम हो गया, अत्यंत कोमल हो गया। तो बच्चों ठीक है, फिर अगली कक्षा में। धन्यवाद।